मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने अर्थशास्त्र पुस्तक के विषय में पढ़ा और उनके जो लेखक हैं विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य, उनके जीवन से संबंधित सारी घटनाओं को कल हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत उनका जन्म तक्षशिला में हुआ था। उनकी माता का नाम यशोमती था और उनके पिताजी का नाम चाणक्य ऋषि था और वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। चाणक्य ऋषि के पुत्र होने के कारण इनको चाणक्य कहा गया और दूसरा इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, जो इनके पिताजी द्वारा दिया गया नाम था। और इन्होंने मौर्य साम्राज्य में या मौर्य शासकों के लिए दंड नीति सिखाने के लिए 6000 श्लोकों वाली अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। तो आइए आज हम उस कड़ी में आगे अर्थशास्त्र के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र में या अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोकों में बांटा गया। इसका अध्ययन करेंगे कि किस अधिकरण में कौन सी विषय वस्तु दी गई है और यह शासक को किन किन चीजों से युक्त रहने की बात करता है और किन किन चीजों से मुक्त रहने की बात करता है। और इसके अंतर्गत जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत हैं, जो राज्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण यह सिद्धांत माना जाता है, उसका भी वर्णन अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में दिया गया है। आज हम इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आज हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि कौन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। सर्वप्रथम इस पुस्तक को प्रकाशित किसने किया? सर्वप्रथम 1909 में मैसूर राज्य के एक पुस्तकालय के अध्यक्ष पुस्तकालय के अध्यक्ष सर्वप्रथम 1909 में एक पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री आर शाम शास्त्री ने अर्थशास्त्र पुस्तक का प्रकाशन किया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम 1909 में मैसूर राज्य के एक पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री आर शामा शास्त्री, कौन? श्री आर शाम शास्त्री ने अर्थशास्त्र पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो ये जो पुस्तक है वो सर्वप्रथम हम लोगों के बीच में श्री आर शाम शास्त्री महोदय ने 1909 में ये प्रकाशित किए, जिससे कि हम लोग अर्थशास्त्र पुस्तक के विषय में जाने और इससे हम राजनीति और प्रशासन से संबंधित विषयों या अवधारणाओं से हम लोग
परिचित हुए। अब इसमें क्या है, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोकों में यह पुस्तक विभाजित है। तो आगे हम लोग एक एक अधिकरण को पढ़ते हैं और उसमें दिए गए विषय वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम अगले अधिकरण, पहले अधिकरण के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जो पहला अधिकरण है उसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो मैसूर राज्य के पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं श्री आर समाशास्त्री ने 1909 में अर्थशास्त्र पुस्तक का प्रकाशन किया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं इस पुस्तक में, और 6000 श्लोक हैं, और यह मूलतः संस्कृत भाषा में सूत्र शैली में लिखी गई है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण और 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं, और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। तो अधिकरण कितने हो गए? अधिकरण 15 हो गए, 180 प्रकरण हो गए और 6000 श्लोक इसमें है। तो इसके पहले अधिकरण में, प्रथम अधिकरण में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक, और प्रथम अधिकरण में राजस्व प्रशासन से संबंधित विषय दिए गए हैं। प्रथम अधिकरण में राजस्व प्रशासन से संबंधित विषय दिए गए हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो प्रथम अधिकरण है उसमें राजस्व प्रशासन से संबंधित, प्रथम अधिकरण में राजस्व प्रशासन से संबंधित विषय दिए गए हैं। तो पहला अधिकरण किससे संबंधित है? राजस्व प्रशासन से संबंधित है। दूसरा अधिकरण नागरिक प्रशासन से संबंधित है। जो दूसरा अधिकरण है, नागरिक प्रशासन से संबंधित है, जो दूसरा अधिकरण है, दूसरा अधिकरण नागरिक प्रशासन से संबंधित है। ये दूसरा अधिकरण नागरिक प्रशासन से संबंधित है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र में जो दूसरा अधिकरण है वो नागरिक प्रशासन से संबंधित है। अब आते हैं तीसरे अधिकरण में। तो पहला अधिकरण राजस्व प्रशासन से संबंधित है
और दूसरा अधिकरण आपका नागरिक प्रशासन से संबंधित है। और यह 15 अधिकरण 180 प्रकरण और 6000 श्लोकों में बटा हुआ है। तो इस पुस्तक में 6000 श्लोक दिए गए हैं और यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जो पुस्तक की भाषा है वो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा है। जो इसका तीसरा अधिकरण है, तीसरा अधिकरण, तीसरा अधिकरण, तीसरा अधिकरण, ये जो तीसरा अधिकरण है यह दीवानी न्यायालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? दीवानी न्यायालय से संबंधित है। ये जो तीसरा अधिकरण है यह दीवानी न्यायालय से संबंधित है और दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी न्यायालय कहते हैं। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय न्यायालय कहते हैं या धर्मस्थी शीर्षक से इसको संबोधित करते हैं। धर्मस्थी शीर्षक से संबोधित करते हैं। संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो तीसरा अधिकरण है, तीसरा अधिकरण दीवानी न्यायालय से संबंधित है और इसको हम धर्मस्थी शीर्षक से संबंधित करते हैं। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी न्यायालय कहते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें दास कल्प नामक खंड है। धर्मस्थी शीर्षक के अंतर्गत दास कल्प नामक खंड है जिसमें 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो तीसरा अधिकरण है, तीसरे अधिकरण को हम दीवानी न्यायालय कहते हैं, दीवानी न्यायालय से संबंधित है। और इसका जो शीर्षक है इसको धर्मस्थी शीर्षक इसका नाम दिया गया है। धर्मस्थी शीर्षक से यह संबंधित है। और इसमें एक दास कल्प नामक खंड है। दास कल्प नामक खंड है जिसमें 9 प्रकार के दासों का, कितने प्रकार के दासों का? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। अब इसका जो चौथा अधिकरण है, चौथा अधिकरण, इसको कंटक शोधन, चौथे अधिकरण को कंटक शोधन अधिकरण कहते हैं, जो कि फौजदारी न्यायालय से संबंधित है। तो तीसरे अधिकरण को हम लोगों ने देखा कि इसे हम दीवानी न्यायालय कहते हैं और यह धर्मस्थी शीर्षक से इसको संबोधित किया जाता है। तो दीवानी और फौजदारी, दीवानी को हम
धर्मस्थी न्यायालय कहते हैं और कंटक शोधन को फौजदारी न्यायालय कहते हैं। तो इसका जो चौथा अधिकरण है, चौथा अधिकरण चौथा अधिकरण फौजदारी न्यायालय से संबंधित है। चौथा अधिकरण फौजदारी न्यायालय से संबंधित है। जिसे हम कंटक शोधन न्यायालय कहते हैं, जिसे हम कंटक शोधन न्यायालय कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो तीसरा न्यायालय दीवानी न्यायालय है, उसको हम लोग धर्मस्थी न्यायालय कहते हैं, और जो चौथे अधिकरण में जिस न्यायालय की व्यवस्था की गई है वो फौजदारी न्यायालय है, और फौजदारी न्यायालय को उस समय कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। तो हम लोगों ने चौथे अधिकरण तक अध्ययन कर लिया। अब आते हैं पांचवें अधिकरण पे। चौथे अधिकरण को हम लोग कंटक शोधन न्यायालय या फौजदारी न्यायालय कहते हैं, और जो तीसरा अधिकरण है या दीवानी न्यायालय जिसमें है उसको हम धर्मस्थी न्यायालय कहते हैं। तो इस प्रकार तीसरे और चौथे में न्यायालय के विषय में चर्चा की गई है। तीसरे अधिकरण में दीवानी न्यायालय और चौथे अधिकरण में फौजदारी न्यायालय की बात की गई है। अब आते हैं पांचवें अधिकरण पे। पांचवा अधिकरण पांचवें अधिकरण का शीर्षक है योग वृत्ति शीर्षक। पांचवें अधिकरण का जो शीर्षक है वो है योग वृत्ति शीर्षक। पांचवा जो अधिकरण है इसका जो शीर्षक है वो योग वृत्ति शीर्षक है। पांचवें अधिकरण में सभासद एवं कर्मचारियों का विवरण दिया गया। यह जो पांचवा शीर्षक है इसमें सभासद एवं कर्मचारियों का विवरण दिया गया है। यह जो पांचवा अधिकरण है, पांचवें अधिकरण का शीर्षक क्या है? योग वृत्ति शीर्षक। पांचवें अधिकरण का शीर्षक है योग वृत्ति शीर्षक, और इसमें किस विषय का वो विवरण दिया? इसमें सभासद एवं कर्मचारियों का विवरण दिया गया है। अब आते हैं छठे अधिकरण में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। छठा अधिकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन दिया गया है। तो छठा अधिकरण जो है इसका जो शीर्षक है मंडल योनि शीर्षक है। इसका जो शीर्षक है मंडल
योनि शीर्षक है। तो पांचवें अधिकरण का जो शीर्षक है वो योग वृत्ति शीर्षक है, और जो छठा अधिकरण है इसका जो शीर्षक है वो मंडल योनि शीर्षक है। इसके अंतर्गत सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। इसके अंतर्गत सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। तो जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत हैं छठे अधिकरण में देंगे, राज्य के सप्तांग सिद्धांत। तो ये मंडल हो गए, मंडल योनि शीर्षक के अंतर्गत सप्तांग सिद्धांत आता है, और पांचवा अधिकरण योग वृत्ति शीर्षक के अंतर्गत आता है। अब हम सप्तांग सिद्धांत में किसको किस क्रम पे रखा गया है इसको हम पढ़ते हैं। तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत छठे अधिकरण में दिया गया है, और सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत सबसे प्रथम स्थान पर राजा या स्वामी होता है। तो इन्होंने राज्य को सप्तांग सिद्धांत में बांटा है कौटिल्य ने, और उसके अंतर्गत 7 क्रमों पे 7 व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है स्वामी, जिसे हम लोग राजा कहते हैं। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग, कोष दंड, दुर्ग कोष दंड मित्र। दुर्ग हो गया, कोष दंड, और अंतिम स्थान पर है 7वें स्थान पर मित्र। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है वह 7 अवस्थाओं का है या 7 प्रकार का है। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है स्वामी, जिसे हम राजा कहते हैं। अमात्य मतलब उसके मंत्री होते हैं। फिर उनका जनपद आता है, फिर दुर्ग आता है, फिर कोष आता है, फिर दंड आता है, और अंत में मित्र आता है। इस प्रकार इस 7 सिद्धांत की व्याख्या कौटिल्य ने आगे इस प्रकार किया है। राजा की स्थिति कूट स्थानी थी। जो राजा की स्थिति थी, इसमें राजा की स्थिति कूट स्थानी थी। कूट स्थानी थी, और शेष 6 अंग जो हैं, और सप्तांग सिद्धांत के शेष जो 6 अंग हैं राजा पर ही निर्भर थे। राजा पर ही निर्भर थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को देखा, जिसके 7 अंग है। 7 अंग में राजा सबसे पहले स्थान पर है स्वामी, और अंतिम स्थान पर मित्र है। और राजा की स्थिति की कूट स्थानी थी। जो राजा की स्थिति थी कूट स्थानी थी, और शेष जो 6 अंग थे वो राजा पर क्या थे? निर्भर थे। कौटिल्य आगे भी कहते हैं, कौटिल्य ने कहा है कि सब कुछ किस पे निर्भर है? राजा पर निर्भर है। राजा जैसा होगा वैसा वो अपने राज्य में व्यवस्थाएं करेगा। तो राजा की महत्ता को कौटिल्य ने सर्वोपरि रखा है।
तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो छठा अधिकरण है, छठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत को दिया गया है। अब आते हैं अगले अधिकरण में, सातवें अधिकरण में। जो सातवां अधिकरण है, सातवां अधिकरण, सातवां अधिकरण किन विषयों से संबंधित है? जो सातवां अधिकरण है, अब हम इस पर आते हैं किन विषयों पर संबंधित है। तो सातवें अधिकरण में षड्गुण नीति का उल्लेख किया गया है। सातवें अधिकरण में षड्गुण नीति का, षड्गुण नीति का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो ये सातवां अधिकरण है, सातवां अधिकरण षड्गुण नीति का उल्लेख इसमें किया गया है। अब यह जो षड्गुण नीति है, यह कौटिल्य के द्वादश राजाओं के मंडल सिद्धांत का अंग है। यह कौटिल्य के, यह कौटिल्य के द्वादश राजाओं के, द्वादश राजाओं के, द्वादश राजाओं के मंडल सिद्धांत का, द्वादश राजाओं के मंडल सिद्धांत का, मंडल सिद्धांत का, सिद्धांत का अंग है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सातवां अधिकरण है, कुल अधिकरणों की संख्या कितनी है? 15 है। तो 15 में जो सातवां अधिकरण है, इस अधिकरण में षड्गुण नीति का उल्लेख किया गया है। यह नीति कहाँ से आई है? यह मंडल सिद्धांत का अंग है। जो द्वादश राजाओं का मंडल सिद्धांत कौटिल्य ने दिया है, उसी का यह एक अंग है, षड्गुण नीति। तो यह उसका अंग है। मंडल सिद्धांत बताता है कि किसी राज्य के साथ कौन सी नीति लेकर चलें जिससे किसी शासक की नीति सफल हो और वह अपने को बीजिगीसु बना सके। तो यह जो मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत द्वादश राजाओं के मंडल सिद्धांत, यह मंडल सिद्धांत बताता है कि किसी राज्य के साथ कौन सी नीति लेकर चले। मंडल सिद्धांत क्या बताता है किसी राज्य के साथ, किसी राज्य के साथ कौन सी नीति लेकर चलें, कौन सी नीति लेकर चलें, कौन सी नीति लेकर चलें। तो ये मंडल सिद्धांत है। यह क्या बताता है? यह बताता है कि किसी राज्य के साथ, माने कोई राज्य है, उसके साथ कोई राजा कैसी नीति लेकर चले जिससे किसी शासक की नीति सफल हो। जिससे क्या हो? किसी शासक की नीति, जिससे किसी शासक की नीति, किसी शासक की नीति सफल हो। मंडल सिद्धांत क्या बताता है? मंडल सिद्धांत बताता है किसी राज्य के साथ कौन सी नीति लेकर चलें कि किसी शासक की नीति सफल हो और वह अपने को
गीसु बना सके, और वह राजा अपने को क्या कर सके, सफल हो, और वह राजा और वह अपने को और वह अपने को बीजू गीसु बीजी गीसु बना सके, बीजी गीसु बीजू गीसु बीजी गीसु बना सके, बीजू गीसु बना सके। तो इस प्रकार जो 12 राजाओं का मंडल सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया किसी राज्य के साथ कौन सी नीति लेकर चलें जिससे किसी शासक की नीति सफल हो और वह अपने को बीजी गीसु बना सके। तो इस प्रकार यह जो मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत में इन सब विषयों को दिया गया है, विषयों को दिया गया है। अब ये जो बीजू गीसु है, बीजू गीसु के विषय में हम जानते हैं। आगे ये जो वर्ड आया है बीजू गीसु, बीजू गीसु को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में 12 राजाओं के मंडल सिद्धांत के अंतर्गत स्वर्ण गुण नीति को दिया गया है। और स्वर्ण गुण नीति में क्या है कि उस सिद्धांत को अपनाया गया है कि कौन सी नीति लेकर हम चलें कि दूसरे राज्य के प्रति हम लोग सफल हो जाएं और उसको हम लोग विजित कर लें। तो इस प्रकार वह नीति बीजू गीसु है। बीजू गीसु एक स्थिति है जिसको राजा को प्राप्त करनी पड़ती है अर्थशास्त्र के अनुसार। तो आइए हम बीजू गीसु को पढ़ते हैं। बीजू गीसु अर्थात राज्य जीतने वाले राजा के पड़ोसी राज्य को शत्रु राज्य या पारसीण ग्राह्य कहा जाता है। बीजू गीसु का मतलब होता है, बीजी गीसु, बीजू गीसु का मतलब होता है, बीजू गीसु एक शब्द है जिसका मतलब होता है, क्या होता है, राज्य जीतने वाला राजा पड़ोसी राज्य को शत्रु राज्य या पारसीण ग्राह्य कहा जाता है। पड़ोसी राज्य को शत्रु राज्य या पारसीण ग्राह्य कहा जाता है। तो बीजू गीसु का मतलब है राज्य जीतने वाले राजा के पड़ोसी राज्य को, राज्य जीतने वाले, राज्य जीतने वाले, राज्य जीतने वाले राजा के पड़ोसी राज्य को, पड़ोसी राज्य को शत्रु राज्य या, बीजू गीसु का मतलब है कि राज्य जीतने वाले राजा के पड़ोसी राज्य को शत्रु राज्य या पारसीण ग्राह्य कहा जाता है। पारसीण ग्राह्य, पारसीण ग्राह्य कहा जाता है, कहा जाता है। तो इस प्रकार बीजू गीसु एक अवस्था है, उसमें क्या होता है, राज्य जीतने वाले राजा के पड़ोसी राज्य को शत्रु राज्य या पारसीण ग्राह्य कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो 7वां अधिकरण है, इसमें राज्य से संबंधित विषय वस्तु को दिया गया है। अब इसमें आगे स्वर्ण गुण नीति की व्याख्या की गई है। स्वर्ण गुण नीति की, स्वर्ण गुण नीति की या स्वर्ण गुण नीति का वर्णन किया गया। स्वर्ण गुण नीति में
वर्णित है कि शासक को 6 नीतियों को अपनाना चाहिए। षणगुण नीति के अंतर्गत बताया गया है कि शासक को 6 नीतियों को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो षणगुण नीति है, जो मंडल सिद्धांत के अंतर्गत है या 7वें अधिकरण में है, उसमें क्या किया गया है, क्या बताया गया? उसमें बताया गया कि जो शासक है उसको 6 नीतियों को अपनाना चाहिए। वो 6 नीतियां क्या हैं? वह 6 नीतियां हैं संधि विग्रह यान आसन, संधि विग्रह यान आसन, संधि विग्रह यान आसन, संधि विग्रह यान आसन और संश्रय एवं द्वैधी भाव, संश्रय एवं द्वैधी भाव, संश्रय और द्वैधी भाव, ये 6 नीति है जिसे अपनाने की बात षणगुण नीति में की गई है। तो षणगुण नीति में शासक को 6 नीतियों को अपनाना चाहिए। वो 6 नीति कौन सी है? संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, संश्रय है और द्वैधी भाव है। तो इस प्रकार षणगुण नीति शासक को 6 नीति अपनाने की बात करता है, जिसके अंतर्गत संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव है। तो इस प्रकार हम लोगों ने षणगुण नीति को देखा। और षणगुण नीति को देखा। षणगुण नीति हमें क्या बताता है? षणगुण नीति बताता है कि जो शासक है उसे 6 नीतियों को अपनाना चाहिए। तो 6 नीति के अंतर्गत क्या क्या है? संधि है, विग्रह है, आसन है, यान है, आसन है, संश्रय है और द्वैधी भाव है। तो षणगुण नीति के अंतर्गत शासक को 6 नीति को अपनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव है। तो इस प्रकार षणगुण नीति को हम लोगों ने जाना कि वह एक शासक के लिए है और शासक को 6 नीति को अपनाना चाहिए। षणगुण नीति एवं मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। यह जो षणगुण नीति है और मंडल सिद्धांत है, यह किससे संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। उसमें क्या है? उसमें राजा अपने जो वैदेशिक राज्य हैं उनसे संबंध स्थापित करता है और उसमें यह षणगुण नीति को अपनाता है। तो षणगुण नीति और मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति से संबंधित है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि षणगुण नीति और मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। अब आते हैं हम 8वें राज्य पे या मंडल सिद्धांत में। एक चीज और समझ लेते हैं। मंडल सिद्धांत में बताया गया है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मंडल सिद्धांत में
मंडल सिद्धांत में बताया गया है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो मंडल सिद्धांत में किस बात को बताया गया? मंडल सिद्धांत में, जो कि 7वें अधिकरण में है, मंडल सिद्धांत में बताया गया है कि शत्रु का शत्रु क्या होता है? मित्र होता है। तो इस प्रकार 7वें अधिकरण में इतने बिंदुओं को हम लोगों ने जाना है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी परीक्षाओं में, इतिहास में और जीएस के तौर पे भी इसको पूछा जाता है। तो ये जो षणगुण नीति है और मंडल सिद्धांत है, यह 7वें अधिकरण में दिया गया है। अब आते हैं हम 8वें अधिकरण पर। 8वां अधिकरण राज्य के लिए घातक दुर्गुणों का उल्लेख करता है। जो 8वां अधिकरण है, 8वां अधिकरण 8वें अधिकरण में किसकी बात की गई है? 8वें अधिकरण में राज्य के घातक दुर्गुणों के विषय में बताया गया है। जो 8वां अधिकरण है, 8वें अधिकरण में राज्य के लिए घातक दुर्गुणों का उल्लेख किया गया है। राज्य के लिए घातक दुर्गुणों को बताया गया है। इस प्रकार जो 8वां अधिकरण है, कुल 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण में हम लोगों ने 7 अधिकरणों को पढ़ लिया। अब 8वां जो अधिकरण है, 8वें अधिकरण में क्या बता रहा है? राज्य के लिए जो घातक दुर्गुण है, उनके विषय में 8वें अधिकरण में बताया गया है। तो इस प्रकार 8 अधिकरण पूरे हो गए। अब 8 के बाद 9 से 15 तक के अधिकरण को हम लोग 8 के बाद 9 से 15 अधिकरण को एक में ही पढ़ते हैं। उसमें जो विषय वस्तु दिए गए हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। तो जो 9वां अधिकरण है, 9वां अधिकरण या 9 से 15 तक, इसको लिख लेते हैं। 9वां अधिकरण नहीं, 9 से 15 तक। 9 से 15 अधिकरण में 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15वें अधिकरण में 15 इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 9 से 15 अधिकरण में क्या क्या दिया गया है। 9 से 15 अधिकरण में युद्ध संधि तंत्र मंत्र का महत्व से संबंधित है। यह जो है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अधिकरण में युद्ध संधि और तंत्र मंत्र आदि से संबंधित है।
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अधिकरण युद्ध संधि और तंत्र मंत्र आदि से संबंधित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो 15 अधिकरण है, 15 अधिकरणों में पहले अधिकरण से लेकर के 15वें अधिकरण तक, खासकर 8वें अधिकरण तक सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और जीएस के तौर पे भी इन सब चीजों को पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अधिकरण है। अधिकरण के विषय वस्तु को हम लोगों ने इन बिंदुओं के माध्यम से अच्छे से समझा। इस प्रकार आज की क्लास को मैं यहीं स्थगित करता हूं और अगले अध्याय में या कल की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित कौटिल्य के स्टेटमेंट को या कौटिल्य ने राज्य से संबंधित, राजा से संबंधित और व्यक्ति से संबंधित जो अवधारणाएं या स्टेटमेंट दिए हैं उनके विषय में हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं स्थगित की जाती है। मैं पुनीत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।